अभी पिछले कुछ 4-5 महीने के डेटा हैं। मेरठ में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। जयपुर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको जिंदा जला दिया। और एक अभी अभी जो ताज़ा खबर जो मार्केट में चल रही है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को लेके, तो इन्हीं घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए आज का पॉडकास्ट है। इसी के बारे हम बातचीत करेंगे। क्या मर्द वाकई खतरे में है? क्या मर्द को दर्द होने लगा है? आज हमारे साथ मेहमान हैं सुरभि कपूर। वो एडवोकेट हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। नमस्कार। नमस्ते। आप लोगों ने मुझे पहले भी बहुत प्यार दिया। हमारे बहुत सारे जो शॉर्ट्स हैं वो काफ़ी फेमस गए, काफ़ी ट्रेंडिंग गए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें और देखना चाहते हैं और शॉर्ट्स में और पूरा यूट्यूब चैनल में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लीगल नॉलेज को ग्रैब करें। आई रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। क्या सोनम वाकई बेवफा है? सोनम बेवफा नहीं है, बट उसकी अपनी मजबूरियां हैं जिसके कारण उसने ये स्टेप लिया, तो इस वजह से वो बेवफा हो गई। मैंने उसका बयान देखा था उस लड़के की माँ का, ठीक है। तो उसमें उसने बताया कि उस लड़के ने अपनी माँ को बोला कि ये लड़की मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, ये मुझसे फ़ोन पे बात नहीं करती, ये मुझे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी। फिर उसकी माँ ने उस लड़की से बात करी तो लड़की ने जो बहाना बनाया वो ये था कि मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। फिर उसके बाद उसने बात करनी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं ये ज़बरदस्ती शादी वाला सीन तो था ही, पर अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो ये चीज़ें, इसके लिए क्या पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं? पेरेंट्स काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके साथ साथ आपकी सोसाइटी का भी उतना ही योगदान होता है। पेरेंट्स आपको तभी प्रेशराइज करते हैं बिकॉज उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी बिताई है वो सारी समाज क्या कहेगा, समाज ने हमें ये दिया, हम समाज का पार्ट हैं, इन चीज़ों के साथ ही बड़े होते हैं। और एक आप पुराने ज़माने से चली आ रही चीज़ों को फॉलो करते हो, उसी के साथ जीना चाहते हो। हर कोई समय के साथ नहीं बदलता है और कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी उस चीज़ का पार्ट हैं, उस समाज में ही बने हैं, रहते हैं, उठते बैठते हैं। और इसी प्रेशर में आके जो सोनम है, जब उसने बोला कि उसे शादी नहीं करनी है और उसके पेरेंट्स ने उसे प्रेशराइज़ किया, शादी करवाई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि इसके बाद वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस कम्स और वट एवर द रेपरकशंस कम्स ओवर, आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। सो दिस वॉज द स्टेटमेंट। अगर आप बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं तो शायद आपको उनको समझने की भी ज़रूरत है कि वो आपके साथ क्या बात करना चाहते हैं। वो अगर किसी को आपसे मिलवा रहे हैं, किसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो शायद हमें मौका देना चाहिए और समझना चाहिए कि आज बदलते वक्त के साथ हर कोई अरेंज मैरिज या अरेंज सेटअप में नहीं जाना चाहता। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, सबके अपनी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग है। आप एक मौका दे के देखिए और जो बच्चे पसंद कर रहे हैं शायद हमें उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्या परंपरा, प्रतिष्ठा या कुछ जो रूढ़िवादिता है समाज में, या उन बेड़ियों को थोड़ा सा ढीला करने या तोड़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आप ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करें, बट ट्रेडिशंस उतने ही आगे बढ़ाने चाहिए जहाँ पे हमें लगता है कि हम इन्हें निभा पाएँ। पहले के टाइम में जहाँ सती प्रथा थी, आज सती प्रथा नहीं है। आज आप री मैरिज कर लेते हैं क्योंकि आप उसी सोच के साथ नहीं आगे बढ़ सकते। पहले जब पति मरा तो पति के साथ मरते ही आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं था। आप ऐसे समाज का हिस्सा थे जहाँ पे औरत को उतना सम्मान नहीं मिलता था या अपने आप को सेफ मानने के लिए और उसी के साथ समर्पित होने के लिए आप चले जाते थे। सती प्रथा वॉज देयर। अब जब आप समाज में आगे बढ़े, आपको पता है अपने राइट्स, ड्यूटीज़, आपने अपने हस्बैंड के साथ एक वक्त बिताया है, आप चीज़ों को समझते हैं, आप खुद वर्किंग हैं, तो आप जीना चाहते हैं, जो आपके आगे परिवार है आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जो ट्रेडिशंस हैं आप उन्हें रखें, जितने ज़रूरी हैं उतने रखें। जहाँ पे आपको लगता है कि इसकी आज रिक्वायरमेंट नहीं है या ये समाज में इस वक्त के साथ बदलना चाहिए, तो शायद हमें बदल जाना चाहिए। बिकॉज़ बदलने के साथ
एक नई सोच आती है और उस नई सोच के साथ एक नया जीवन, एक नया उत्साह ऐड होता है। तो और दूसरा आपने बताया कि इसके जो भी परिणाम होंगे वो भुगतोगे आप, ठीक है। तो इस केसेस ऐसे केसेस में दो सीन होते हैं, या तो लड़का लड़की भाग जाते हैं या फिर शादी के बाद आजकल जो हो रहा है या अभी शुरू हुआ है। तो क्या भाग जाना बेस्ट ऑप्शन नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि भाग के शादी कर लो, पर ये क्या बेस्ट ऑप्शन है किसी एक की जान बच जाए और फैमिली उतना सफ़र ना करे? ये इंडिविजुअल कॉल है, इस पे आई वोंट बी द राइट पर्सन टू कमेंट इट। हर किसी की अपनी एक सोच है, हर किसी की अपनी एक परख है। जो सोनम का बॉयफ्रेंड था या जो भी उसका प्रेमी था, मान सकते हैं उसमें इतना दम ना हो, शायद वो इतना ना कर पाए, या फिर सोनम इतने प्रेशर में हो, या फिर जो लड़का लड़की होते हैं वो अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हर किसी के अलग अलग सोच और मायने होते हैं। उसके रेपरकशंस कोई सजेस्ट मतलब कोई सोच के नहीं करता है कि अब कल क्या होगा। आपने तब अपने पेरेंट्स का मान रख लिया, तब आपको यही सही लगा। अब उसके बाद आप उस इंसान के साथ जी पा रहे हो नहीं जी पा रहे हो, वो उस समय की बात है। तो मैं इस बारे में कमेंट करूं और बताऊं कि भागना सही है या शादी करके ये करना सही है, ये गलत होगा। मेरे ख्याल से हर इंसान अपनी सोच से करे, बस किसी को नुकसान ना पहुंचाए, किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेले और उनका परिवार ना बर्बाद करे। ये इंसान की सबसे पहली सोच होनी चाहिए। देखो, आपने बताया कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी भगा के लेके जाने की, तो ये जो उन्होंने कांड किया ये सडन तो है नहीं, आपके दिमाग में आपने कर दिया, इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी, ठीक है। पूरा मैं आपको एक केस बताता हूँ, औरैया में केस हुआ था। उसमें सिर्फ 2 हफ्ते बाद उसने अपनी पत्नी ने अपने जो मुंह दिखाई के रस्म में जो पैसे मिलते थे वही शूटर्स को देके उसकी हत्या करवा दी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ माइंड में लेके आई थी, वो प्रिपेयर थी उस चीज़ के लिए, क्योंकि इतना जल्दी उसने वो चीज़ डिसीजन ले लिया। अगर आप साल बाद 6 महीने बाद ये चीज़ें करते हो तो चीज़ें समझ आती है। आप फटाफट शादी के हनीमून पे ये चीज़ें निपटा देते हो, तो आपने शादी से पहले प्लान किया हुआ है। आप में डेयरिंग तो है, डेयरिंग की तो कमी नहीं है कोई। अगर आप शादी से पहले आप किसी का मर्डर प्लान कर सकते हो, इससे ज़्यादा डेयरिंग और क्या चाहिए आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जजमेंट दो एज ए ह्यूमन बींग, ये सही रास्ता नहीं है। मैं भी नहीं कहता कि भाग के शादी करो, पर आप किसी की जान तो मत लो। एटलीस्ट आप किसी की जान मत लो, बट हर इंसान का एक अपना मनोस्थिति होती है। आपने वो 1 साल पहले प्लानिंग की या 1 हफ्ते में प्लानिंग की या जब आप शादी करके आए उसके बाद प्लानिंग की, ये वही इंसान बता सकता है। बिकॉज हर इंसान का एक अलग मेंटल सेटअप होता है। जैसे कि मैंने कहा, आप किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। अगर आप में डेयरिंग है, आप में डेयरिंग नहीं है, आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, इट्स अ इंडिविजुअल कॉल। मेरे ख्याल से आपको दोनों पार्टीज़ को बैठ के, लड़का और लड़की, आप घर को सेकेंडरी रखो, लड़के और लड़की को बैठ के अपने आपस में बात करनी चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए, बताना चाहिए कि मेरे घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं आपसे शादी करने के लिए, या मेरी आपसे शादी हुई बट मैं ऐसा नहीं मानती और मैं इस चीज़ को नहीं निभा सकती। अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं। कुछ भी एडवर्स इफेक्ट और एडवर्स स्टेप लेने से पहले शायद आप अगर बात कर लें, उन चीज़ों को एक दूसरे से डिस्कस कर लें, तो बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन निकल जाते हैं। मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़का लड़की या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, माता पिता, किसी भी रिश्ते में कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आप अपने पेरेंट्स को समझाएं। अगर आपके पेरेंट्स आपकी शादी ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। अगर आपकी शादी हो गई है किसी भी सर्कमस्टांसेस में, तो आप अपने पार्टनर से ये चीज़ डिस्कस करें कि मेरा ये मानना है, मैं ये सोचती हूँ, मैं आपके साथ रह सकती हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, या फिर हम किस तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। अगर आप इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। और दूसरा देखो, जैसे एक केस आया तो सेम पैटर्न पे बार बार वही केस आने लग गए, ठीक है। तो क्या लोग देखा देखी ये चीज़ें कर रहे हैं या फिर लोगों में डर खत्म हो गया है? डर तो आज भी है, बट हमारे पास आज हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है। पति को कैसे परेशान करें, पत्नी को कैसे कंट्रोल में रखें, हम अपनी सास को कैसे कंट्रोल में रखें, सास के साथ कैसे करें, ये करें वो करें। तो आपको कुछ भी चीज़ का जवाब चाहिए,
वो गूगल पे है। आपने एक चीज़ देखी, किसी ने कुछ किया, कोई परेशान था, उसने ऐसे कर दिया अपने पति के साथ या पत्नी के साथ, वो चीज़ गूगल पे आ गई, मार्केट में न्यूज़ आ जाती है, आपको उससे पता चल जाता है। पहले भी ये चीज़ें होती थी, पहले भी ये सब होता था, लेकिन हमारे पास उस समय न्यूज़ देखने का जो जरिया था सिर्फ टीवी था। आज आपको हर चीज़ विद इन द सेकेंड्स अवेलेबल हो जाती है। इससे ज़्यादा अवेयरनेस हो गई, लोगों को हर चीज़ ऑन द सेकेंड्स हैंड पे मिल जाती है। तो आपको पता चलता है कि अच्छा इसने ये करा, ये ऐसा दुखी था, इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, मैं भी करके देखता हूँ, क्या पता मुझे ऐसा सही मिल जाए, मेरा सब कुछ सही हो जाए। सो इसी ट्रेंड पे फिर वो चीज़ें होनी शुरू हो गई। जितने भी केसेस हुए हैं इनमें जो भी प्रेमी थे वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं थे, या तो अनएम्प्लॉयड थे या फिर वो कोई छोटा मोटा काम कर रहे थे, गरीबी मतलब गरीबी जी रहे थे। तो क्या गरीबी में प्यार करना गुनाह है? गरीबी में प्यार करना गुनाह नहीं है, बट गरीबी के साथ प्यार निभाना मुश्किल है, क्योंकि घर, आपका परिवार सिर्फ पैसे से चलता है। आप प्यार नहीं खिला सकते, आप प्यार पे पाल नहीं सकते, आप प्यार में रख नहीं सकते। आपको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। प्यार अलग चीज़ हो जाती है, बट उसको निभाना, उसके साथ जीना, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। आप अगर देखेंगे तो यूएस और इंडिया के अगर हम स्टार्ट्स को कंपेयर भी करें तो यूएस में जितने भी डाइवोर्सेस होते हैं वो सारे आपके फेडरलिटी की वजह से होते हैं, और इंडिया में जो डाइवोर्सेस होते हैं वो आपके इन लॉज की वजह से होते हैं। या फिर जो सेकंड रीज़न हमारा आता है दैट इज़ फाइनेंसेस, जो इंडिया में भी सेम है और यूएस में भी सेम है। तो कहीं ना कहीं पैसे का एक आम योगदान है। अगर पैसा नहीं होगा तो इंसान कैसे जिएगा? आप 2 दिन जी सकते हो बाहर जाके, 3 दिन अपने बाबू सोना कर सकते हो, बट चौथे दिन आपको पालने के लिए अपने घर परिवार को, यहाँ तक कि उस लड़की को भी अपने समाज में एक उत्थान, एक मतलब जगह देने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। तो इसीलिए शायद, दोबारा से मैं बोलूँगी, इसीलिए इतने सारे आपके जो ब्रेकअप्स होते हैं या आपकी शादियां नहीं चल पाती हैं, कहीं ना कहीं पैसा उसका रीज़न रहता है। और अगर कुछ भी, कोई लड़की अगर कुछ गलत कर रही है अपने हस्बैंड के साथ, या हस्बैंड उसके साथ, लड़की के साथ गलत कर रहा है, पैसा उसमें भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पैसा हमारी बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है। आप कहीं भी, अगर आप घर से भी नीचे उतरेंगे, आपको प्यास लगी, आपको पानी चाहिए, पैसा कैसे चाहिए? आप बाजार गए, खाना है, पैसा चाहिए, कपड़ा पहनना है, अच्छा लगना है, पैसा चाहिए। तो पैसा हर चीज़ के लिए है। पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा कुछ है। लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए हज़ारों लोग हैं ठीक है, एक से बढ़कर एक। और लड़का अगर कुछ करता है तो उल्टा फंस जाता है, अगर वो कंप्लेन कराने जाता है उसके ऊपर केस डाल दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी की तो आप बात करते हैं, पर आप वुमेन को इक्वल करने के चक्कर में कहीं ज़्यादा ऊपर तो नहीं ले गए? हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे लॉ सिस्टम में जितने भी लॉज हैं वो इसलिए बनाए गए थे, कहीं ना कहीं जो औरत है उसके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। आज भी कई जगह ऐसी हैं, अगर हम टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ में जाते हैं, जहाँ पे लड़कियों को अपने अधिकारों के बारे में, अपने लॉस के बारे में पता ही नहीं है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, या अगर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। बट यही अगर हम अर्बन सिटीज़ में आ जाते हैं तो वहाँ पे लड़कियों ने उन लॉस का एक अच्छे से बेनिफिट उठा के अपने हित में चीज़ें करानी शुरू कर दी हैं। और लड़कों के लिए कोई भी लॉज इसीलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि शायद उन्हें कभी नीड ही नहीं हुई थी पहले। आज लड़के को नीड होने लग गई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लड़कियों के लिए लॉज हैं या लड़कियों के लिए जो भी हमने चेंजेस करे हैं समाज में उन्हें हटा दिया जाए, बट हमें लड़कों की तरफ भी देखने की ज़रूरत है। और लड़का इसलिए सफरिंग पार्ट पे रहता है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम एक लिव इन रिलेशनशिप में लड़का और लड़की दोनों रह रहे हैं, ठीक है, शादी नहीं हुई। लड़के ने कहा कि 2 साल साथ रहने के बाद कि मैं आपसे शादी करूंगा, बट वो शादी नहीं कर पाया और कुछ भी XYZ रीज़न हो सकता है।
तो लड़की फटाफट जाके उसकी कंप्लेन लिखवाएगी, उसको अंदर करवाएगी, उसके अगेंस्ट FIR हो जाएगी और एक केस चलना शुरू हो जाएगा। लड़के को जेल भी हो सकती है। बट यही अगर लड़की कहे कि मेरे घर वाले रेडी नहीं है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, तो लड़का जाके कंप्लेन नहीं करा सकता है। ओके। क्यों? क्योंकि कुछ लॉज ही नहीं है ऐसे। और अगर लड़का जाके कंप्लेन कराएगा भी तो पुलिस वाला उसकी मजाक बनाने लग जाएगा, आपका सिस्टम, आपकी सोसाइटी आपको देखने लग जाएगी, आप पे हंसने लग जाएगी। अगर आपके साथ गलत होता है तो आपको इतना स्ट्रांग होना है कि आप जाके कंप्लेन कराएं, उस कंप्लेन के साथ टिके रहें, अपने प्रूफ्स इकट्ठे करें और फिर उस चीज़ के लिए फ़ाइट करें, तो आपको भी न्याय मिल सकता है। मतलब मैं लड़के की तरफ की बात कर रही हूँ कि अगर लड़का सही है और अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है और लड़की अगर उसको कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रही है, क्रूअल्टी दिखा रही है उसके ऊपर, तो लड़का जाके कंप्लेन करे, लड़का केस फाइल करे, अपने प्रूफ्स दिखाए और फाइट करे, खड़ा रहे, डरे नहीं सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करे, तो उसे भी न्याय मिलेगा। बट उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, फॉर्मली खड़ा रहना पड़ेगा। तो क्या हमें कुछ ऐसे कानून नए लेके आने की ज़रूरत है कि जो मैन को भी सपोर्ट करें? कानून तो मुझे नहीं पता कि कब आएगा। मतलब 2 ही तरीक़ों से कानून बदला जाता है, या तो आप संसद में कानून बदल सकते हो या फिर आप सड़क पे उतर के कानून बदल सकते हो। अब सड़क पे उतर के तो आपने देखा ही है कि बहुत बारी कानून बदले गए हैं, जैसे कि अभी किसान आंदोलन हुआ था और किसानों का पूरा वापस हो गया सब कुछ बिल। बट लड़कों के केस में वो सड़क पे उतर के तो नहीं हो सकता, बट अगर आप संसद में आवाज़ उठाएं, संसद में लोग अपनी चीज़ों को बताएं और जहाँ पे उन्हें लगेगा कि पर्सनल टच पे अगर उनके साथ कभी कुछ ऐसा हो तो कानून बदले जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जिससे कि आपको न्याय मिल सकता है। आप पति पत्नी हैं सपोज फॉर एग्जांपल, और लड़की आपको रोज़ टॉर्चर कर रही है, ठीक है, आपकी मदर को टॉर्चर कर रही है, तो जो लड़की की मदर इन लॉ हुई वो जाके कंप्लेन लिखा सकती हैं, क्रूअल्टी के अगेंस्ट फाइल कर सकती हैं एक कंप्लेन। लड़का भी अगर लड़के को लगता है ऐसा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो जाके डाइवोर्स फाइल कर सकता है। बट उसके लिए उसके पास वैलिड रीजंस होने चाहिए कि वो किस बेसिस पे लड़की से डाइवोर्स चाहता है। तो मतलब 2-3 रीजंस हैं, जैसे कि क्रूअल्टी होता है कि लड़की आपको दिन रात टॉर्चर कर रही है, उसके बाद लड़की में कोई प्रॉब्लम है, वो मेंटली इल है, मेंटली स्टेबल नहीं है, जैसे कभी कुछ कर रही है गलत, कभी कुछ कर रही है और आपको दिन रात परेशान कर रही है, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं जो कि मेंटली अनस्टेबल लेवल पे हैं। और तीसरा, या फिर उसको कोई ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। अगर ऐसे कुछ भी रीजंस हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट्स और ग्राउंड्स पे आते हैं, तो लड़का भी जाके कोर्ट में डाइवोर्स मांग सकता है। बट उसके लिए लड़के को काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या बोल रही है, आपको उस चीज़ से हटना पड़ेगा, उससे ऊपर एक लेवल सोचना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो आपको भी न्याय मिलेगा। बहुत सारी पिटीशंस हैं जो क्वैश होती हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें 498A के अंडर जितनी भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। अभी रिसेंटली मई 2025 में एक केस था जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ने आपकी क्वैश कर दी थी एप्लीकेशन, जस्ट बिकॉज कि जो उसकी वाइफ है वो एडल्ट्री में थी और उसके बाद वो उससे मेंटेनेंस मांग रही थी। अच्छा। ऑलरेडी आप पहले किसी और के साथ रह रहे हो, आपका डाइवोर्स हो चुका है और उसके बाद डाइवोर्स होने के बाद आप अपने पति से मांग रहे हो मेंटेनेंस। तो उस बेसिस पे जब कोर्ट ने बोला कि आप ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हो, आपका डाइवोर्स हो चुका है, तो अब आपको मेंटेनेंस किस बात की। तो देयर आर केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट विच सेज कि आदमी को भी न्याय मिलता है, बट उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। और दूसरा, आपने बात करी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, ये अब तो लीगल हो गया इंडिया में, ठीक है, तो इसका रूट कॉज क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं हम लोगों में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। हम 2 लोग हैं, पति पत्नी, और आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमारी सर्टेन नीड्स होती हैं, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल। आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में चूक जाते हो। तो जॉन
कॉटमैन ने और जो जॉली कॉटमैन है वो दोनों ही साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि ये बात बोलते हैं कि हर इंसान को, मतलब जो आदमी है, उसे मिनिमम टू मिनिमम 6 आवर्स पर वीक, जो कि बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, एक दिन में 24 घंटे और पूरे हफ्ते में 24/7 कर लीजिए आप, उतना टाइम होता है। तो आप अगर एक हफ्ते में मिनिमम 6 घंटे अपने पार्टनर के साथ बिताते हैं तो शायद जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मार्केट में आते हैं वो नहीं आएंगे। उसमें 6 घंटे साथ बिताने का मतलब ये नहीं है कि दोनों फ़ोन पे लगे हुए हैं और बात नहीं हो रहे हैं। आप में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो चीज़ आपको बुरी लगी या जो चीज़ आपके पार्टनर को बुरी लगी, जो चीज़ आपको अच्छी लगी और जो चीज़ आपके पार्टनर को अच्छी लगी, आप कहाँ पे गए, कैसा करा, क्या करा, उन सब चीज़ों को डिस्कस करिए। जब आप में वो बातचीत होगी, आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो शायद आपको वो इंसान अच्छा लगेगा। आप उसकी बातों को समझेंगे ना, आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहेंगे। जहाँ पे वो वक्त बिताना कम हो जाता है, जहाँ पे आपकी बातें एक दूसरे से कम हो जाती हैं, वहीं पे रिश्तों में एक डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और जो भी आपको एक वैलिडेशन, एक इम्पॉर्टेंस बाहर समाज में देने लग जाता है, जैसे आप बाहर गए, आपने किसी के साथ चाय पी, कॉफ़ी पी, उस बंदे ने आपकी तारीफ़ कर दी, उस बंदे ने आपको थोड़ा सा अटेंशन दे दिया, आपको वो वैलिडेशन दे रहा है, आपको वो थोड़ा सा अच्छा फील करा रहा है, एक इम्पॉर्टेंस दे रहा है। जहाँ पे आपको ये चीज़ें खुशी देने लग जाती हैं और आपको अच्छा लगने लग जाता है, वहीं पे वो इंसान आपके लिए, जो आपका पार्टनर है, उससे थोड़ा सा ऊपर उठना शुरू हो जाता है। अगर यही सब वैलिडेशंस, प्यार आपको घर पे अपने पार्टनर से मिलना शुरू हो जाए तो आप बाहर नहीं देखेंगे सामने वाले की, आपको वो बात बहुत नॉर्मल लगेगी, क्योंकि वो चीज़ तो आप ऑलरेडी घर में सुन रहे हैं। आपको कोई भी चीज़ की तकलीफ हुई, आपने बाहर जाके वो डिस्कस करोगे, है ना, और सामने वाले ने आपकी बात को बड़ा ध्यान देके उसको सुना, आपको कंधा दिया रोने के लिए, आपको वो इंसान अच्छा लगेगा। अगर यही चीज़ आपको घर में मिल रही है, आपका घर में ही सब चीज़ को सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप बाहर क्यों देखोगे? तो बाहर कहीं ना कहीं हम इसलिए जाते हैं व्हेन वी नीड अ वैलिडेशन, when we are financially not that strong from home, and when we want a support system। तो वो तीनों चारों चीज़ें अगर आपको बाहर मिल जाती हैं किसी भी XYZ इंसान से, तो आप उसकी तरफ भागोगे। बट इन रिश्तों में भी एक्स्ट्रा मैरिटल जो हम बात करते हैं, ये हमेशा शॉर्ट लिव्ड होते हैं। आप कितना भी, वो किक आज आपको मिल रही है, कल नहीं मिलेगी, तो वो आप दूसरे बंदे के पास जाएंगे, फिर तीसरे के पास जाएंगे, तो ये कभी भी परमानेंट नहीं होते। जो परमानेंसी है वो आपको वापस अपने पार्टनर की तरफ ही मिलेगी। तो अगर आप जो एफर्ट बाहर वाले के लिए लगा रहे हैं, अगर ये एफर्ट अगर अपने पार्टनर के साथ लगाएं, तो शायद आपका रिश्ता बिगड़ेगा ही नहीं। और दूसरा एक चीज़ और है, ये तो आप हम बात कर रहे हैं कि मतलब मर्डर क्या हुआ है, ठीक है, ये और ये बहुत कम नंबर है हमारे पास, ठीक है। दूसरा एक नंबर बताता हूँ, जो सुसाइड होती हैं, ठीक है, उसमें से अभी ये NCRB का डेटा है 2022 का, ठीक है, इसमें 17,924 आत्महत्या हुई थी 2022 में के केस फाइल हुए थे, ठीक है। उसमें से 8,204 जो थे वो थे कि पति पत्नी के बीच में मनमुटाव या रिश्तों के ख़राब होने की वजह से था। 7,692 थे वो थे प्रेम में असफलता, और 855 लोगों ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या अवैध संबंध थे, ठीक है। हमने बात कर ली कि मतलब ये केसेस तो 4-5 नंबर है हमारे पास, ठीक है। ये जो हज़ारों में लोग मर रहे हैं, लाइफ तो सबकी सेम है। चलो इसमें आपको उतना कि मार्मिक तरीके से नहीं मारा गया, आपकी हत्या नहीं गई, आपको काटा नहीं गया, पर डेथ रिजल्ट दोनों में सेम है, ठीक है। मेरा ये सवाल है कि क्या हमें वही न्यूज़ मिलती है जो मार्केट में अवेलेबल है या जिसको हाइप मिलती है? इन द रिसेंट टाइम्स पहले भी ये चीज़ें थी और आज भी हैं। लोगों के पास इतना मतलब साहस नहीं था कि वो उस चीज़ को उजागर कर पाएँ। अभी जैसे रिसेंटली आपका जो बैंगलोर वाला केस हुआ था लास्ट ईयर, उसमें उनके ब्रदर बाहर आए और उन्होंने मतलब अवेयरनेस क्रिएट की। उस वजह से बहुत सारे लोगों ने उनके भाई को अप्रोच करना शुरू कर दिया कि मैं भी ऐसे सफ़र कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ये हो रहा है और मेरी वाइफ भी मुझे ये कर रही है और टॉर्चर हो रहा है, ये हो रहा है। और धीरे धीरे लोगों ने उनको कि शायद वो कुछ एक्शन लेंगे और फिर इस वजह से उनका चीज़ें सॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी और उनको ईजी हो जाएगा। बट जहाँ पे इंसान को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है,
उसको जो सबसे इजी रास्ता लगता है वो यही है कि आप सुसाइड कर लें, बिकॉज आपके ऊपर सोसाइटी का इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। आप अपनी चीज़ कहीं भी बात करने जाएंगे तो हमेशा आपका मजाक बनाया जाता है और आपकी कहीं सुनवाई नहीं है। तो जब आपकी सुनवाई नहीं है, जब आप एक सोसाइटी का वो सोशल प्रेशर नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए आप लोग सुसाइड करना बहुत इजी समझते हैं। ओके। और दूसरा देखो, इसमें एक डेटा ये भी है कि जो सुसाइड केसेस हुए हैं, इसमें 50 to 60% प्यार वाले हैं, शादी वाले शादी तक तो पहुँचे भी नहीं हो, ठीक है, प्यार वाले हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि हमारा यूथ कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है थोड़ा, या मिसगाइड है? नज़र यही आता है कि प्यार में मरा, बट उसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है वो तो उस इंसान को पता होता है, या फिर उस लड़की को पता है, या फिर उसके घर वालों को पता होता है। कई बारी लोग एक साथ रह लेते हैं, कई बारी लोग आपस में बाहर लेके रह रहे हैं, और जब पता चला कि लड़की आपको धोखा देके चली गई तो उस लड़के के पास कुछ होता नहीं है, वो घर पे जाके कैसे बताए कि मैंने ये करा और मेरे साथ ये हो गया। तो उस सोसाइटी के प्रेशर से बचने के लिए भी लड़के सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आपकी कहीं सुनवाई नहीं है ना, आप कहाँ जाओगे। कहते कहते भी वी से दैट इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, बट एक्चुअली इट इज़ अ फेमिनिस्ट सोसाइटी विच इज़ रन बाय अ वुमेन, बिकॉज हर जगह जो सुनवाई है वो सिर्फ औरत की ही है। ऐसा नहीं है कि औरत की सुनवाई होना गलत है, बट उन लॉज को गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत है। और दूसरा, क्या आपको लगता है जो रिश्तों में अनस्टेबिलिटी आ रही है बहुत ज़्यादा, उसमें लेट मैरिज उसमें कोई रोल है उसका, लेट मैरिज का? उसमें लेट मैरिज का रोल तो नहीं है। लोग अब समझदार हो गए हैं और उन्हें पता है कि उन्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए। हर कोई अपने तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहता है, सबको वो स्पेस फैक्टर चाहिए। आपके अंदर वो टॉलरेंस फैक्टर कम हो गया है। और जो 25 साल की लड़की है उसे अपना करियर बनाना है, और जो 36 साल की लड़की या लड़का है, फिर मैं वो दोबारा से कहूँगी कि 25 साल की जो लड़की या लड़का है उसे अपना करियर बनाना है, और जो 36 या 37 साल का लड़का या लड़की है उसे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो अपना समय बिता सके या उसके साथ अपना सुख दुख बांट सके। तो जब आप 36 या 37 की उम्र में जाके अगर शादी कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें समाज में क्लियर होती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और जब आपको अपने रिश्ते में उस समय शादी करके अगर वो रिश्तों में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आपको लगता है कि टॉर्चर और एक दूसरे के साथ मार धाड़ और एक दूसरे के साथ ना रहने से, मतलब झगड़ा करने से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। तो इसीलिए शायद लोग अलग हो जाते हैं और शादियां नहीं टिक पा रही हैं। उसमें एक और फैक्टर ये भी है कि हमारे अंदर इतना पेशेंस लेवल अब है ही नहीं कि हम अपने से, जो हमारे सामने वाला इंसान है वो हमें अगर कुछ समझा रहा है या वो हमें कुछ बोल रहा है, हम उस चीज़ को समझ पाएँ या उस चीज़ को ले पाएँ। आप ऑलरेडी इतनी लेट शादी कर रहे हैं तो आपको लग रहा है मैं भी समझदार हूँ, सामने वाला भी समझदार है, तो दो समझदार लोग तो फिर कैसे कोई गलत बात कर सकते हैं। तो वो बात वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है और आप लोगों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, आप लोग चीज़ें नहीं समझ पाते और लोग सेपरेट हो जाते हैं। देखो, आपने बताया कि 36 में आपने शादी करी, ठीक है, तो 36 में ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले आपने कोई रिलेशन नहीं रहा होगा। हाँ जी। ठीक है, आप ये लेके चलते हो कि 36 के बाद शादी करनी है, तो उससे पहले आप किसी भी रिश्ते को सीरियसली नहीं लेते। ऐसा बहुत कम होता है कि आपने 25, 22 या 23 साल में कोई अफेयर किया, उससे आपने शादी कर ली 10 साल बाद। ऐसा बहुत रेयर होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपका माइंड सेट ये होता है कि मेरे को 36 में शादी करनी है, तब तक चलो ठीक है, जब तक के लिए ठीक है। तो उसके बीच में उसके रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका खुद का वो ऐसा नेचर या बिहेव या उसका माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि वो रिश्तों को लेके सीरियस लेना बंद कर देता है या खुद में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ये फैक्टर होता है कहीं ना कहीं, बट वही दोबारा से चीज़ आ जाती है कि हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें जीने सीख जाते हैं। मतलब हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और जब आप उनको रिश्तों में लाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे आपके डिफरेंसेस हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और आप उन चीज़ों को जब उस अकॉर्डिंग पा नहीं पाते हैं तो क्लैशेस होते हैं और वो ही आपका रीज़न बन जाते हैं। और दूसरा देखो, जो केसेस हो रहे हैं उसमें अगर कोई इंसान किसी को मर्डर कर देता है,
ठीक है, वो एक ऐसा इंसान जो मिडिल क्लास या जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने की ज़रूरत है या मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है? मेंटल हेल्थ की बात करना आज के समाज में, आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो बिताना चाहिए। आपके साथ कुछ भी कहीं भी कुछ हो रहा है, अगर आप किस भी दुख से निकल रहे हैं तो आपको वो डिस्कस करना चाहिए। अगर आप पति पत्नी है तो मेरे ख्याल से पति को पत्नी से, पत्नी को पति से डिस्कस करना चाहिए। जहाँ पे आपकी फैमिली की बात आ जाती है, अगर आप मैरिड कपल हैं तो उसमें आपके पेरेंट्स का लेस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया वहीं पे आपके डिफरेंसेस होने शुरू हो जाते हैं और आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो डबल हो जाता है। आप आपस में अगर दो लोगों की वजह से, एक दूसरे की वजह से किसी को प्रॉब्लम है तो आप वो चीज़ें आपस में डिस्कस करें, क्योंकि जिस दिन आपकी शादी हुई है ना, या जिस दिन आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, उसी दिन से आप एक अलग एंटिटी हो जाते हैं, है ना। तो आपका एक अलग नज़रिया, अलग एक ट्री शुरू हो गया। आपको उन चीज़ों को आपस में सुलझाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें वहाँ पे नहीं सुलझ पा रही हैं एक कमरे के अंदर, तब आपको बाहर जाना चाहिए और तब उस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए व्हेन इट गोज़ टू एक्सट्रीम। अदरवाइज आपको दो लोग, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या जो भी आप रिश्ता कहें, जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं और आपको लगता है कि सामने वाले की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वो सामने वाले से बात करनी चाहिए। और अगर आपको उसका नहीं परिणाम निकल रहा है और आपको लग रहा है कि इट्स गोइंग टू द एक्सट्रीम, तब आपको बाहर डिस्कस करना चाहिए। अदरवाइज उन चीज़ों को अगर आप चार दीवार के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे तो शायद आपको जो स्ट्रेस है वो वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत से लोग है ना लिव इन में रहते हैं, और इन फ्यूचर में क्या होता है कि लड़की या तो उस पर शादी का दबाव बनाती है या उस पर रेप केस लगा देती है। ऐसे तो इन सब से बचने के लिए लड़का क्या कर सकता है? आप जब भी लिव इन रिलेशनशिप में जाएं तो लड़के को हमेशा ही, मतलब आप जब लड़की से बात करें और अगर आप अफेयर चला रहे हैं तो रिकॉर्डिंग्स करें। रिकॉर्डिंग आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक होनी चाहिए कि जैसे आपने कॉल उठाया और ऑटोमेटिक कॉल की रिकॉर्डिंग है, वो एक जो आप बीप सुनते हैं और उस बीप से सुनाई देता है कि द फ़ोन इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड, वो चीज़ ना हो। आप किसी अलग थर्ड इंस्ट्रूमेंट से किसी को रिकॉर्डिंग ना करें। जो ऑटोमेटिक फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती है कि कॉल चालू हुई और आपकी कॉल रिकॉर्ड होना शुरू होगी, वो चीज़ आपके पास एज अ प्रूफ होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आप थर्ड पार्टी से, कहीं भी थर्ड इंस्ट्रूमेंट से अगर आप कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो क्राइम है। उसके लिए आपको कंप्लेन फाइल हो सकती है, उसके लिए आप जेल जा सकते हैं। बट अगर जो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है, अगर आप वो कर रहे हैं, वो हो रही है, तो वो आपके पास एक जेन्युइन प्रूफ हो सकता है। कल को अगर लड़की आपको कुछ भी गलत करती है, ब्लैकमेल करती है या छोड़ देती है और शादी का झांसा देती है और उसके बाद कुछ भी XYZ आपके साथ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कि लड़की जिम्मेदार है और लड़का गलत नहीं है, तो वहाँ पे आपका वो एक एज अ प्रूफ हो सकता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। दूसरा चीज़, आप जो भी मैसेजेस हैं, जो भी चैट्स करते हैं, उन्हें संभाल के रखें, उन्हें स्टोरेज बना के रखें, जिससे कि अगर कल आप कहीं फंस जाते हैं और अगर आपके पास वो प्रूफ्स नहीं है तो आपको ऐसा ना फील हो कि ओफ मैं फंस गया, काश मेरे पास वो होता। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने पास एज अ प्रूफ के तौर पे संभाल के रखें, और खुदा ना खास्ता अगर आप कहीं फंस जाएं तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत स्ट्रांगली स्टैंड ले सकती हैं और आप बच सकते हैं। कई केसेस में ऐसा होता है कि जैसे शादी के तुरंत बाद आपको पता, खासकर अरेंज मैरिजेज में होता है कि शादी के तुरंत बाद आपको पता लग गया कि नहीं, हमारी नहीं चलेगी गाड़ी, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? क्या आप शादी के एकदम बाद तो डाइवोर्स नहीं फाइल कर सकते। आप मिनिमम 1 साल के बाद ही डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ्स का आपको कूलिंग पीरियड दिया जाता है कि आपको अगर लगे कि आप दोनों साथ रह सकते हैं, रिश्ते सुधार सकते हैं, उसमें मीडिएशन होता है। अगर आपको तब भी लगता है कि आप नहीं शादी निभा पाएंगे तो 1.5 ईयर के बाद आपका डाइवोर्स हो जाता है। इन केस अगर उसमें भी आपको लड़की अगर कहीं ना कहीं लगे उसे कि लड़का उसके साथ कुछ गलत कर रहा है और कहीं पे, या लड़के को लगे कि कुछ गलत हो रहा है, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो लड़का उसी समय अरेस्ट हो जाएगा या लड़की उसी समय अरेस्ट हो जाती है। मतलब लड़की तो अरेस्ट नहीं होगी, लड़का अरेस्ट हो जाता है
और आप उसके लिए फिर डाइवोर्स फाइल वो इमीडिएटली फाइल कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, गलत कुछ नहीं हुआ, और सिंपल तरीके से अगर आप नॉर्मल लगता है कि हम ये शादी नहीं निभा पाएंगे, तो मिनिमम जो पीरियड होता है आपका डाइवोर्स का, दैट इज़ 1.5 ईयर। क्या आपको लगता है कि कुंडली मिलाने के साथ साथ आपको अफेयर के बारे में पता करना भी ज़रूरी है आज के दिन? कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, लड़के लड़की की नहीं फ़र्क पड़ता, बट उसकी माँ के साथ लड़की की कुंडली मिलती है, ये ज़रूरी है पहली बात। क्योंकि जो भी आपके डोमेस्टिक वायलेंस के मैक्सिमम केसेस आते हैं वो शायद इसीलिए आते हैं। आप कोर्ट में जितने भी आएंगे 95% ऑफ द केसेस विच कम टू द कोर्ट आर रिलेटेड टू इट कि मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये करा, मेरी मदर इन लॉ से नहीं बनती, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे टॉर्चर किया। दीज आर द थिंग्स विच कम्स टू द कोर्ट। तो इससे पहले कि लड़का या लड़की आपस में ये शादी निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये देखें कि लड़की और लड़के की माँ आपस में एक दूसरे के साथ निभा पाएंगे कि नहीं। क्योंकि शायद अगर उनके रिश्ते सही हैं तो शादी टूटेगी ही नहीं। मैक्सिमम घरों में लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं, आप अपनी लड़की से तो उम्मीद नहीं करते हैं कि वो सब काम करे, बट जिस दिन आपकी शादी हो उसके अगले दिन से बहू से इतनी लंबी लिस्ट भेज दी जाती है कि आप ऐसा करें, आप वैसा करें, आप ये करें, आप वो करें। तो उसके लिए लड़की और लड़की की सास की कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से लड़के और लड़की को इससे पहले कि वो शादी करें, और अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो बातों बातों में इतना कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आप चीज़ों को समझें। उसका चाइल्डहुड किस तरह का रहा, वो किस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ, किस एनवायरनमेंट में वो बड़ी हुई। आपको सपोज़ अगर गुस्सा आता है तो आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं, आपके पेरेंट्स किस तरह से हैंडल करते थे। बिकॉज़ आपकी जो आधी से ज़्यादा शादियाँ चलती हैं लोगों की, वो उसी मानसिकता पे चलती हैं जो हमने बचपन से देखा होता है। अगर लड़की ने अपने घर में अपने बाप को देखा है कि जब माँ कुछ बोल रही है और बाप चुपचाप सुनता है, तो वो भी कल को शादी करके जब जाएगी तो वो यही एक्सपेक्ट करेगी कि मैं जब अपने पति को कुछ बोलूँ या समझाऊँ या चिल्लाऊँ या बोलूँ तो मेरा पति मेरे चुपचाप सुने उस चीज़ को। या फिर अगर लड़के ने देखा है कि लड़का अपनी माँ को देखता आया है कि उसकी माँ बाप के ऑफिस जाने से पहले उसको जूते ला के देती है और पहनाती है, तो जो लड़का एक मॉडर्न लड़की से शादी कर रहा है आज के टाइम में, तो वो भी कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर सकता है कि मेरी बीवी भी मेरे लिए जूते लेके आएगी कभी और मुझे पहनाएगी और वो ऑफिस भेजेगी। हो सकता है वो ना भी करे, बट एक मानसिकता में उसके एक बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ है कि मैं ऐसा करवा सकता हूँ या मेरी बीवी मेरे लिए ऐसा करेगी। तो आपका बैकग्राउंड, आपकी सोच, आपकी एक दूसरे के साथ आपका क्या पीछे से आप किस एनवायरनमेंट में बड़े हो, इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपको पूछना चाहिए कि मतलब कुंडली तो ठीक है, आपको ये भी पूछना चाहिए भाई तू खुश है, तुझे शादी करनी है, तेरा कोई अफेयर है या नहीं है। ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे से बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आप पूछें, दोनों लड़का लड़की मिलें, आप उनके दोस्तों से मिलें या आप उनके सर्कल में या आप उनके पेरेंट्स से खुल के बात करें, उन चीज़ों को समझें और बताएं कि आप नहीं चाहते कि कल को आप सुसाइड करें या आपका मर्डर हो या आपके साथ कुछ बुरी हरकत हो। इसके लिए अगर आप खुश नहीं हैं रिश्ते में, तो हम इस रिश्ते को आज ही ख़त्म कर सकते हैं। मतलब तो उस चीज़ की बात करें। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, आधी से ज़्यादा चीज़ें ज़िंदगी में इसलिए ख़त्म नहीं हो पाती हैं और टूट जाती हैं क्योंकि हम बात नहीं करते हैं। अगर हम आपस में बात करें तो चीज़ें काफ़ी हद तक सुलझ जाती हैं। तो क्या मेंस के लिए कोई कानून के अलावा भी ऐसी जगह है जहाँ जाके वो अपना दुखड़ा दर्द बता सकते हैं? आई नो अ गर्ल, दीपिका, जो कि मेन के लिए फ़ाइट करती हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुलझाए हैं। उनकी एक फाउंडेशन है, एकम फाउंडेशन, न्याय फाउंडेशन, जहाँ पे वो जो भी पीड़ित मेन है उसके लिए फ़ाइट करती है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि आपके ऊपर क्रूरल्टी हो रही है, आपको मेंटल टॉर्चर मिल रहा है, आपकी वाइफ आपको
दिन रात परेशान कर रही है, या फिर आपके अगेंस्ट कोई रॉन्ग एलिगेशंस लगे हैं या रेप चार्जेस हैं, तो इकम फाउंडेशन है, आप उस पे जा सकते हैं। उसकी जो ओनर हैं वो दीपिका हैं, दीपिका भारद्वाज, वो उसे चलाती हैं। एंड शी हेल्प्स अ लॉट। आई हैव सीन हर, शी इज़ वेरी सुपर एक्टिव। और इसी से मैं बताती हूँ कि देयर इज़ अ ट्रैपिंग केसेस ऑफ मेन इन द सोसाइटी। एक गुड़गांव में केस था जहाँ पे बिनीता नाम की लड़की थी, जिन्होंने एक ही बंदी ने 9 केसेस ऑफ रेप लगाए थे डिफरेंट आदमियों के ऊपर। और वो उसका रैकेट चलाती थी कि सपोज़ वो किसी से मिली, पार्टी में गई, उन्हें कोई आदमी अच्छा लगा, उसके बारे में पूरी R&D करेंगी, उसको समझेंगी, फिर उसके साथ अफेयर चलाएंगी, उसके बाद फिर उनके साथ फिज़िकल जिस दिन हो जाएंगी या फिर कहीं भी वो होटल में जाएंगी तो वहाँ पे वो जाके ड्रामा करेंगी एंड देन उनके अगेंस्ट रेप चार्जेस लगा देंगी। फिर वो पुलिस को फ़ोन करेंगी, पुलिस वाला उसके पास वापस आएगा, पुलिस बोलेगी कि हाँ जी हमें फ़ोन आया, ऐसे ऐसे एक कंप्लेंट फाइल हुई है। फिर उसके बाद ऐसे ही कोई मीडिया वाला उन्हें फ़ोन करेगा कि आप अगर बचना चाहते हैं तो ऐसा करिए। एंड दिस वे द होल गैंग इज़ बीन इन्वॉल्व, देयर इज़ अ होल ट्रैप। दे फिश द हॉटशॉट पीपल, फाइल द केसेस अगेंस्ट देम ऑफ रेप। और इस तरह से उस बंदी ने 9 केसेस फाइल किए। मतलब एक बंदी का रेप वैसे ही इतना घिनौना माना जाता है, आपको सुन के भी एकदम मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इमेजिन एक लड़की है जिसने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे जाके अपने ही अगेंस्ट 9 चार्जेस लगवाए। सो शी वॉज कॉट अप बाय द सेम गर्ल एंड शी वर्कड ऑन इट, शी डिड। उसके 2-3 विक्टिम्स थे, तो जैसे जो 7th-8 नंबर का जो विक्टिम था वो बेचारा फंसा, फिर उसने कुछ पैसे दिए, फिर वो छूटा। देन ही अप्रोच द अदर वन, ही अप्रोच दैट गर्ल, एंड इस तरह से देयर वॉज अ ह्यूज रैकेट विच वॉज कॉट अप एंड दैट गर्ल वॉज कॉट अप। उसके अगेंस्ट अभी कोर्ट में केस चल रहा है। इसी तरह से जयपुर में होता है कि देयर इज़ बीन लाइक यू जस्ट ट्रैप दी different kind of men who are hotshot and then you make a vicious circle of it and you file the cases against them। और इस सब में आप रेप के ही चार्जेस लगाते हो। सो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गिल्टी एंड यू आर नॉट एट फॉल्ट, आपने कुछ किया नहीं है, बट फिर भी आप उसके लिए आपको जेल हुआ या आपको उसके लिए कंप्लेन फाइल हुई है, तो आप यू कैन अप्रोच हर। आजकल जो यूथ है ना, वो जैसे नॉर्मल सा होगा कि न्यूड्स भेज दी, फ़ोटोज़ भेज दी, ठीक है, तो फिर इनका मिसयूज़ होता है, तो उनके लिए क्या कोई है लीगल प्रोसेस? आप 66E IT एक्ट के अंदर जा सकते हैं। सपोज़ आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और जो आज की जेनजी जनरेशन है उसके लिए बहुत कॉमन है ये चीज़ कि आई एम सेंडिंग द न्यूड्स टू माय बॉयफ्रेंड और आई एम सेंडिंग दीज पिक्चर्स एंड ऑल। अगर आपकी वो पिक्चर्स कहीं पे लीक हो जाती हैं तो आप उसकी जाके पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपकी उसी समय इमीडिएट एक्शन नहीं होता, लड़का नहीं गिरफ्तार होता, और वो आपकी कहीं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे वो वीडियोज़ अपलोड कर देता है या पिक्चर्स अपलोड कर देता है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जाके उसकी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और हाई कोर्ट विद इन द 24 आवर्स आपके उसके लिए एक्शन लेगा, और जितनी भी साइट्स पे या जितनी भी जगहों पे वो चीज़ें डली हैं उनको उसी समय रोक के उनको हटाया जाएगा। तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन विच कैन बी टेकन। मतलब द पुलिस इज सुपर एक्टिव ऑन दिस। इफ़ यू फील एनी अ टाइम दैट देयर इज़ अ मिसयूज ऑफ योर पिक्चर्स विच हैव बीन डन एनी अवेयर, तो आप जाके उसकी कंप्लेंट लिखा सकते हैं। तो कई बार किसी लड़की का MMS AI से बना के या उसका चेहरा उस वीडियो पे इम्प्लांट करके ऐसे वायरल कर दिया जाता है, तो उसके लिए कोई लॉ है? उसके लिए अभी एज सच कोई लॉ मार्केट में नहीं है। AI से रिलेटेड तो कोई भी लॉ नहीं है, बट हाँ वेरी सून बिकॉज ऑफ द लुकिंग एट द प्रेजेंट सिनेरियो देयर शुड बी सम लॉ कमिंग ऑन। मतलब द सिस्टम इज़ वर्किंग ऑन इट, द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू हैव सच थिंग कि आप उसके लिए कोई लॉ लाएं, बट एज सच प्रेजेंटली ऐसा कोई लॉ नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पे है ना, जैसे 2-2 गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, 2-2 बीवियाँ लेके घूम रहे हैं, तो क्या 2 बीवी रखना लीगल है? और अगर लीगल है तो उनका क्या प्रॉपर्टी में हिस्सा या आइडेंटिफिकेशन में कैसे क्या होता है? 2 बीवी रखना तो लीगल नहीं है एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट। और
अगर आप आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो वो बहुत ही सही है, बिकॉज़ वो आप लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग है और एक म्यूचुअल ग्रोथ है कि आपकी मतलब आपके हस्बैंड है, आपकी फर्स्ट बीवी थी, फिर वो सेकंड बीवी ले आए, फिर थर्ड बीवी आ गई, वो एक आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बट अगर हम इसे लीगली देखें तो आप एक से ज़्यादा बीवी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते। सपोज़ अगर आपकी 2 बीवीज़ हैं भी, मतलब 2 बीवियां हैं और कल को पहली बीवी मर जाती है, तो जो दूसरी बीवी है उसे कोई भी लीगल राइट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी है, सपोज़ जो पहली बीवी है उसके नाम पे 10 एकड़ ज़मीन है, तो जो सेकंड बीवी है उसे कुछ नहीं मिलेगा, सब उसकी जो पहली बीवी है उसी को जाएगा और उसके आगे से जो बच्चे हैं उसी को जाएगा। दूसरी चीज़, अगर पहली बीवी ने कोई विल बनाई हुई है या कुछ ऐसा, मतलब विल में सेकंड बीवी को इंक्लूड किया हुआ है कि ये है या ये मिलेगा, अदरवाइज सेकंड बीवी के कोई भी राइट्स नहीं है एज़ पर हिंदू लॉ, अनटिल एंड अनलेस कि जो पहली बीवी है उसने अपने हस्बैंड को तलाक दिया और तब जो सेकंड बीवी है उसकी जो शादी है वो वैलिड मानी जाएगी। अगर उसने तलाक नहीं दिया है तो एज़ पर द हिंदू मैरिज एक्ट वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, उसमें बच्चा हो गया, वो उसके पति का नहीं है, वो उसके अफेयर से है, तो उस बच्चे का असली बाप कौन है? असली बाप तो वही लड़का रहेगा जिसके साथ, मतलब हु इज़ द बायोलॉजिकल फादर विल रिमेन द सेम बायोलॉजिकल फादर। बट अगर वाइफ के हस्बैंड हैं एंड इफ फ्रॉम द अफेयर शी गेट्स अ चाइल्ड, तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो हस्बैंड ही करता है। सपोज अगर कल को हस्बैंड वाइफ एक डाइवोर्स भी ले रहे हैं और हस्बैंड को पता चल जाता है कि जो वो बच्चा है जिसके लिए मेंटेनेंस मांगी जा रही है वो उसका नहीं है, बट फिर भी कोर्ट उसी को उसे मेंटेन करने के लिए कहेगा, सो ही इज़ लायबल टू टेक केयर एंड टू मेंटेन दैट चाइल्ड। भले ही चाहे वो आप डीएनए टेस्ट कराओ या कुछ भी करो, बट अगर एक टाइम पीरियड आप और आपका हस्बैंड एक घर में रह रहे हो, एक जगह पे रह रहे हो, तो कोर्ट ऑलवेज प्रिज्यूम्स दैट कि ये बच्चा आपका है। उसके लिए आपके पास कोई लॉ नहीं है जो आपको ये कह दे कि आप इस बच्चे को मेंटेन नहीं करोगे। नया एक अग्रीमेंट बोल सकते हैं, प्री नप्चर अग्रीमेंट आया, ठीक है, वो इंडिया में वैलिड है? इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है जो प्री नप्चर एग्रीमेंट को वैलिडेशन देता है, एक्सेप्ट गोवा जहाँ पे ये चलता है और इस चीज़ को वैलिडेशन दी गई है। और अगर आप जैसे सपोज़ अब लोगों को ऐसा है कि हाँ जी हम गोवा में जाके शादी कर लें और अब तो हमने प्री नप्चर कर लिया तो हम जो मर्जी करें, हम वैसे ही चलेगा सब कुछ, और फिर हम कल को डाइवोर्स फाइल करें तो हम अपने अकॉर्डिंग हम तो दिखा सकते हैं जाके एग्रीमेंट हुआ है। तो जो कोर्ट है ना वो उसे उठा के ठंडे बस्ते में डाल देता है, बिकॉज़ वो कहता है कि ये जो है हमारे इंडिया में वैलिड नहीं है। तो अगर आप कोई केस गोवा में ही लड़ रहे हैं, गोवा में शादी करने के बाद, और आपने वहीं पे कराया है, तो फिर भी उसकी वहाँ पे 1% को सुनवाई हो सकती है। बट अगर आप वो एग्रीमेंट लेके बाहर, जैसे सपोज आप दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करें या फिर आप उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेके आते हैं और दिखाते हैं कि भाई मेरी बीवी ने तो ये कहा था और मैं इसके साथ अब ये नहीं कर रही है वैसा और ये मेरे पे एलिगेशंस लगा रही है, तो कोर्ट कहेगा कि दिस इज़ नॉट वैलिड, दिस इज़ नल एंड वॉइड, और उसे वो उठा के बस्ते में डाल देगा ठंडे। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करोगे इस प्री नप्चर एग्रीमेंट के बारे में, एक्चुअल में होता क्या है? इसमें आप चीज़ें पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे मेरी कमाई मेरी है, तेरी कमाई तेरी है, आप जो कर रहे हो, मतलब जो मैंने करा मैं ये करने के लिए आज़ाद हूँ, और अगर आप ये कर रहे हो तो मैं ये, मतलब मैं आज़ाद हूँ इस चीज़ को करने के लिए। तो आप पहले से ही चीज़ें डिसाइड करके रख लेते हैं कि जिससे फ्यूचर में उन चीज़ों की वजह से लड़ाइयाँ ना हों, है ना। कि अगर जैसे सपोज़ अगर हमारी एक तरह से हम कहें कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए, अब 5 लाख रुपए मैं अपने बीवी को, मतलब अपनी माँ को दूं या मैं अपनी बहन को दूं, तो उसके लिए मेरी बीवी मेरे पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है, okay. है ना।
क्योंकि हमने वो पहले से ही लिखा हुआ है कि जो मेरी कमाई है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, मुझे आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं आपको मतलब जैसे अगर सपोज़ ये हो गया कि मैं 5 लाख कमाता हूँ, उसमें से 2 लाख मैं अपनी बीवी को दूंगा, 3 लाख मैं अपने घर वालों को दूंगा, और कल को बीवी जाके कोर्ट में कहे कि भाई मेरा पति तो मुझे देता ही नहीं है, मैं अच्छे से मेंटेन नहीं हो रही हूँ, और वो जाके फिर दिखा सकता है कोर्ट में कि भाई मेरा तो प्री नप्चर हुआ हुआ, मैंने पहले ही बोला था कि मैं सिर्फ 2 लाख रुपए ही दूंगा या इतना ही अमाउंट दूंगा। तो बट अगर आप इसे कहीं भी गोवा को छोड़ के कहीं और इंडिया के पार्ट में जाके इस एग्रीमेंट के साथ रोते हैं या कोर्ट में गुहार लगाते हैं तो उसकी सुनवाई नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट वैलिड। इसी तरह से एक और है एक्सेप्शन के साथ, जो कि आपका लिव इन रिलेशनशिप है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे उसका कोई रूल या कोई लीगल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है जो कहीं पे वैलिड हो कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बट उत्तराखंड में अगर आप एक एफिडेविट बना के उसे देते हैं एसडीएम ऑफिस में तो आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना अलाउड है, और ये सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में ही वैलिड है। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम लगातार ऐसी एपिसोड आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हाँ, और अगर आप किसी ऐसी मानसिक समस्या से प्रताड़ित हैं या फिर ऐसी कोई आपकी समस्या है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमें डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।